अब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के कई सारे टॉपिक्स जो है खत्म हो चुके हैं और जो आगे वाले जो वीडियोस थे, तो आज का जो टॉपिक है इसमें कैंसर सेल्स के बारे में पढ़ा जाएगा, इम्यून सिस्टम इन द बॉडी पढ़ा जाएगा। ये सारे टॉपिक्स की जो है चर्चा इसमें की जाएगी। तो अभी तक जो है चर्चा हो चुकी है उस टॉपिक्स के बारे में, जैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की जो है चर्चा हो चुकी है, कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस के बारे में जो है इसकी जो है चर्चा हो चुकी है, इम्यूनिटी के बारे में चर्चा हो चुकी है, HIV और एड्स की भी चर्चा हो चुकी है। तो आज हमें जो पढ़ना है वो है इम्यून सिस्टम इन द बॉडी और कैंसर। तो इन दोनों टॉपिक्स को आज हम पढ़ तो टॉपिक स्टार्ट किया जाए कैंसर के बारे में। तो कैंसर है क्या, वो कैंसर में होता क्या है या क्या इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन के शरीर पे, इन सारी बातों पे आज चर्चा की जाएगी। तो कैंसर है क्या, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो कैंसर के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले जो बात की गई थी पहले वीडियोस में, उसमें कहा गया था कि कोशिका। अब कोशिका के बारे में तो सबको पता होगा कि कोशिका क्या है, ये कोशिकाएं क्या होती हैं। अब ना पता हो किसी को तो हम बताएं, जैसे देखिए उसमें सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, यही इसकी परिभाषा थी। तो क्या है, कोशिका एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब इसमें इस टॉपिक के अनुसार कोशिका का क्या इसमें महत्व है, तो महत्व देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़िए, इसमें देखिए, जैसे कैंसर एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है जिसमें शरीर की कोशिकाएं जैसे सेल्स की अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है। अनियंत्रित हो गया तो कोई भी वृद्धि हो सकती है। अब कोई भी पार्ट में जो है वृद्धि हो जाए, जिसमें आउट ग्रोथ हो जाए। अब सामान्य परिस्थितियां कैसी हो सकती हैं, जैसे शरीर की कोशिकाएं नियंत्रित तरीके से विभाजित होती हैं या और पुरानी कोशिकाएं मर जाती हैं। लेकिन कैंसर में यह प्रक्रिया बाधित हो जाती है। जो कैंसर है, कैंसर में क्या होगा कि यह प्रक्रिया जो होती है ये प्रबाधित हो जाती है, बाधित हो जाती है। अब बाधित कैसी होगी इसमें, अब इसमें जो कोशिकाएं उनका जो लाइफ साइकिल था, हमने बात किया था 4 चरण में चलता है। तो 4 चरण क्या कौन कौन से थे, जीवन फेज, यस फेज और G2 फेज और यम फेज। तो इसमें जो जीवन फेज था ये ग्रोथ फेज था। ग्रोथ फेज के बाद जो है डीएनए का सिंथेसिस हुआ। सिंथेसिस होने के बाद जो है डीएनए रेप्लिकेट हुआ, 2 भागों में बटा। उसके बाद जो है जो G2 फेज था ये जो है तैयार हुआ किसके लिए, यम फेज के लिए। तो यम फेज में क्या होना था, म्यूसिस और माइटोसिस। अब ये सारी प्रक्रियाएं होनी थी। अब प्रक्रियाएं होंगी तब, अब इसमें कोई भी बाधा आ गई तब क्या होगा, उसमें कैंसर डिजीज होगा। अब देखिए इसमें आगे क्या है, और कोशिकाएं तेजी से अनियंत्रित रूप से क्या होगा, इसमें तेजी से और अनियंत्रित। अब वो पहले नियंत्रण में होता था, अब यह जो है अनियंत्रित प्रक्रिया हो जाएगी और ये अनियंत्रित रूप से विभाजित होना स्टार्ट हो जाएंगे और अनियंत्रित वृद्धि एक ट्यूमर गांठ का रूप ले सकती है। अब गांठ का रूप ले सकती है और कुछ जो है मामलों में ये कैंसर कोशिकाएं रक्त या लिम्फ तंत्र या लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से शरीर के अन्य हिस्सों में फैल सकती हैं, जिसे मेटास्टेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, मेटास्टेसिस। क्या कहा जाएगा, मेटास्टेसिस। अब देखिए इसमें टाइप्स ऑफ कैंसर कैसे होगा, यह कई प्रकार के होंगे, लेकिन अब देखा जाए इसमें कैसा कैसा होगा। अब क्या होगा इसमें, कार्सिनोमा। अब कार्सिनोमा में क्या होगा, कार्सिनोमा में यह कैंसर त्वचा या आंतरिक अंगों की सतह की कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। जैसे क्या होगा, ब्रेस्ट कैंसर होगा, लैंग कैंसर होगा और स्किन कैंसर होगा। अभी उन सारे कैंसर्स को देखने के लिए हमें जो है इनके इनके डायग्राम को देखना होगा। अब डायग्राम को देखेंगे कैसे, देखिए इसमें कहाँ कहाँ कैंसर हो रहा है इसमें। तो इसमें पहला कैंसर था ब्रेस्ट कैंसर,
अब ये ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, उसके बाद जो है पैंक्रियाटिक कैंसर भी हो सकता है, रीनल कैंसर भी हो सकता है। अब ये कार्सिनोमा, जो रीनल सेल्स हैं जो कार्सिनोमा है, ये कई टाइप्स के होंगे, ब्लैडर कैंसर और जो है प्रोस्टेट कैंसर, स्किन कैंसर, ये कई सारे बोन कैंसर। अब ये कहीं पर भी हो सकता है जहाँ ये सेल्स निवास करती हैं, सेल्स से बना कोई भी स्ट्रक्चर है तो उसमें कैंसर हो सकता है। तो कई सारे पार्ट्स में कैंसर हो सकता है। अब देखिए, ओरल कैंसर भी हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, लिवर कैंसर हो सकता है, पैंक्रियास कैंसर हो सकता है, एसोफेगस कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है। ऐसा करके कई सारे कैंसर हो सकते हैं। अब देखिए, सार्कोमा में क्या होगा, इसमें जो है कैंसर हड्डियों या मांसपेशियों या वसा और रक्त वाहिकाओं में होगा, जैसे कि संयोजी ऊतक में उत्पन्न होता है। अब ये देखो, जो कार्सिनोमा था ये ब्रेस्ट कैंसर था, लंग कैंसर था, स्किन में होता था। अब ये कहाँ पे होगा, हड्डियों में होगा, मांसपेशियों में होगा, वसा या रक्त वाहिकाओं में होगा। अब देखिए, अब ऐसे ही करके ल्यूकेमिया है, ल्यूकेमिया कहाँ होगा, ये बोन मैरो में होता है। कहाँ पे होगा, बोन मैरो में होगा। अब ये श्वेत रुधिर जो कणिकाएं होंगी इनको नियंत्रित रूप से बनने लगती हैं, ये असामान्य रूप से बनेंगी। क्या होगा इसमें, असामान्य रूप से जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं ये बनना स्टार्ट हो जाएंगी। अब देखो, लिम्फोमा, लिम्फोमा में क्या होगा, लिम्फोमा में क्या होगा कि इसमें जो है जो कैंसर प्रतिरक्षण तंत्र यानी इम्यून सिस्टम है, क्या है, इम्यून सिस्टम है, लिम्फ कोशिकाएं हैं, इनमें क्या होगा, संक्रमण उत्पन्न हो जाएगा। अब देखिए आगे के टॉपिक्स में क्या पढ़ा जाएगा, इसमें संक्रमण, इन्फेक्शन कैसे होगा, क्या होगा, इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन तो बहुत बड़ी टॉपिक है। इन्फेक्शन में देखा जाए तो कैसे होगा, कुछ वायरस और बैक्टीरिया के संक्रमण कैंसर के कारण हो सकते हैं, जैसे कि एचपीवी। अब देखिए, वायरस से गर्भाशय, ग्रीवा का कैंसर, और हेपेटाइटिस बी और सी से लीवर का कैंसर हो सकता है। अब देखिए, इसके अनुचित जीवन शैली, लाइफ स्टाइल क्या होगा, भोजन का जो है समय पर न लेना, व्यायाम की कमी, मोटापा, अनियमित जीवन शैली कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, रेडिएशन और केमिकल्स ये कैसे होंगे। अब इसमें अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं या किरणें होती हैं, ये अत्यधिक संपर्क में आने से जो त्वचा के कैंसर का कारण बन सकती हैं। इसके अलावा कुछ हानिकारक रसायनों जैसे क्या है, एस्बेस्टस। अब ये देखो, इसमें एस्बेस्टस का क्या रोल है, ये संपर्क फेफड़े के कैंसर का कारण बन सकती है। अब देखिए, कैंसर के लक्षण क्या हो सकते हैं, सिम्टम ऑफ कैंसर। अब इसमें कई सारे जो है, गांठ का सूजन हो सकता है, लगातार खांसी या ना सांस में तकलीफ, अचानक वजन घटने या बढ़ने, शरीर की किसी अंग में लंबे समय तक दर्द रहना, थकान और कमजोरी, असामान्य रक्त स्त्राव, त्वचा में परिवर्तन, निगलने में कठिनाई। स्टेज ऑफ कैंसर कैसा होगा, इसमें कई सारे स्टेजेस होंगे। अब कई सारे स्टेजेस का मतलब क्या है, क्या इसमें 4 ही चरण होगा। अब जीरो फेज में क्या होता है, जीरो फेज में यह प्रारंभिक चरण होता है जिसमें कैंसर कोशिकाएं जो होती हैं केवल उस स्थान तक सीमित होती हैं जहां वह उत्पन्न हुई हैं और आपस के ऊतकों में नहीं फैली होती हैं। अब देखिए, स्टेज 2 में क्या होगा, स्टेज 2 में होगा कि जो कैंसर है एक छोटे आकार का होता है और आसपास के ऊतकों में बहुत अधिक नहीं फैलता है। अभी ये फैला नहीं है, बस वही पॉइंटेड है जहां पर ये उत्पन्न हुआ था। अब जो है दूसरे और तीसरे चरण में क्या होगा, कैंसर का आकार बढ़ जाएगा और यह आसपास के ऊतकों में फैलने लगता है, लेकिन अन्य अंगों तक नहीं पहुंचा होता है। ये अन्य अंगों तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन अब वो उस जगह से थोड़ा सा वो बढ़ जाएगा। अब इसमें देखिए, फोर्थ चरण में क्या होगा, इस चरण में कैंसर का मेटास्टेसिस द्वारा शरीर के अन्य अंगों तक फैल जाता है। यह सबसे गंभीर चरण है।
अब देखिए, अब कैंसर के निदान क्या हैं? डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। अब इसके निदान कई सारे हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन। अब फिजिकल एग्जामिनेशन का अर्थ ये है कि नग्नाशयों से उनका जो है क्या किया जाए, परीक्षण किया जाए। अब डॉक्टर शरीर में किसी असामान्य गांठ या लक्षण की जांच करते हैं। ये हो गया फिजिकल एग्जामिनेशन। अब ब्लड टेस्ट होगा इसमें। ब्लड टेस्ट में क्या होगा, रक्त की जांच होगी। इससे पता लगेगा कि ट्यूमर मार्कर है कि नहीं है इसमें। अब देखिए एग्जामिन टेस्ट, इसमें क्या होगा, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड द्वारा शरीर के अंदर के कैंसर की जांच की जाती है। अब देखो बायोप्सी। अब इसमें क्या होगा, कैंसर की पुष्टि के लिए ट्यूमर या गांठ से ऊतक का नमूना लिया जाता है और उसकी लैब में जांच की जाएगी। अब ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट भी बहुत सारी कारणों पर निर्भर है, जैसे प्रकार, स्थान और चरण। अब ये क्या होगा, प्रकार, स्थान और चरण क्या है। अब सर्जरी से, अब कहीं जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड जगह पे अगर कहीं पे कैंसर डिजीज है तो वहाँ पर सर्जरी की संभावना हो सकती है। सर्जरी द्वारा ट्यूमर को शारीरिक रूप से हटाया जाता है। यदि कैंसर शुरुआती चरण में हो तो यह उपचार प्रभावी होता है। अब देखो कीमोथेरेपी है। अब कीमोथेरेपी में क्या होगा, इसमें दवाओं का उपयोग किया जाता है जो कैंसर कोशिकाओं को मारने या उसकी वृद्धि को रोकने में मदद करती है। अब कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर के उन चरणों में किया जाता है जिसमें क्या होगा, जहाँ पर कोशिकाएं ज्यादा फैली नहीं हो। अब देखिए रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या होगा, इसमें कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए उच्च ऊर्जा वाले विकिरण का उपयोग किया जाता है या ट्यूमर को छोटा करने या पूरी तरह से नष्ट करने में सहायक होता है। अब देखो इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या है, यह उपचार शरीर के प्रतिरक्षण तंत्र को कैंसर से लड़ने के लिए मजबूत करता है। यह आधुनिक तकनीक पर आधारित है। अब देखिए सूर्य से बचाव। बचाव क्या है, कैंसर से बचाव कैसे कर सकते हैं, सूर्य की रोशनी से बचाव, अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं इनसे बचाव, किरणों से बचाव के लिए धूप में जाने पर सनस्क्रीन का उपयोग करें। अब देखिए नियमित स्वास्थ्य की जांच कराएं, समय समय पर कैंसर की जांच करवाकर शुरुआती चरण में उसका निदान करना जरूरी है। अब देखो वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट कैंसर। अब कैसे होगा वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट कैंसर, इसमें होगा कैंसर से बचने के लिए टीकाकरण। अब ये कुछ वायरस कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं लेकिन उनके खिलाफ टीकाकरण द्वारा सुरक्षा की जा सकती है। अब उदाहरण के लिए जैसे EHPV है। अब इसमें क्या होगा, गर्भाशय ग्रीवा। अब इसमें गूदा एनल कैंसर और कुछ अन्य प्रकार के कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण प्रभावी होता है। अब देखो हेपेटाइटिस बी सेल या बी टीका। ये क्या है, हेपेटाइटिस बी टीका। इसमें क्या है, वायरस से लीवर कैंसर का खतरा होता है लेकिन जो है हेपेटाइटिस बी टीका लेकर इस खतरे को कम किया जा सकता है। देखिए कॉमन मिथ्स अबाउट कैंसर। अब इसमें क्या है, जो कैंसर से जुड़ी जो भ्रांतियां हैं ये क्या क्या हैं। अब भ्रांति, पहली भ्रांति क्या है, कैंसर संक्रमण होता है। कैंसर व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता नहीं है। यह किसी वायरस या बैक्टीरिया की तरह संक्रामक नहीं है। हालांकि कुछ वायरस जैसे HPV संक्रमण से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है लेकिन कैंसर स्वयं फैलता नहीं है। अब देखो ये क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आता है। अब देखिए भ्रांतियां, इलाज जो है कैंसर का संभव नहीं है। कैंसर का इलाज संभव है खासकर जब इसका जल्दी निदान हो जाता है। आधुनिक चिकित्सा में कैंसर के कई प्रकारों के लिए प्रभावी उपचार उपलब्ध हैं। अब देखिए इसमें भ्रांतियां क्या हैं। तीसरी भ्रांति क्या है, कैंसर होने का मतलब मृत्यु निश्चित है। ये तो भैया कहीं लिखा नहीं है, सत्य है। अब देखिए यह पूरी तरह गलत है।
कई लोग कैंसर का सफलतापूर्वक इलाज करवा कर सामान्य जीवन जीते हैं। प्रारंभिक चरण में निदान और सही उपचार से कैंसर को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। भ्रांतियां: शुगर जैसे चीनी खाने से कैंसर होता है। चीनी और कैंसर के बीच कोई संबंध नहीं है। चीनी का सेवन सीधे कैंसर का कारण नहीं बनता, लेकिन अत्यधिक शुगर का सेवन मोटापे का कारण हो सकता है, जो कैंसर के कुछ प्रकारों का जोखिम बढ़ा सकता है। वैसे तो कई सारी भ्रांतियां हो सकती हैं कैंसर के बारे में, लेकिन ये जो कुछ लोग हैं ये गलत गलत भ्रांतियां जो है फैला रहे हैं। तो ये भ्रांतियां कुछ इन्हीं टाइप से हैं जो कैंसर का इलाज संभव नहीं है, या कैंसर होने का मतलब मृत्यु निश्चित है, शुगर खाने से कैंसर होता है। तो ये सारी चीजें बहुत ही मिथ बातें हैं या झूठी बातें हैं जो फैलाई गई हैं कैंसर के बारे में। अब इसके बारे में अगर हम समझें, जो है पूरी तरह से इसके बारे में जब ज्ञान अर्जित कर लिया है, तो इसके निष्कर्ष के बारे में देखा जाए कि कैंसर एक गंभीर जो है बीमारी है, जिसको हमें बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन समय पर निदान और सही जानकारी और प्रभावी उपचार के माध्यम से इसे नियंत्रित और ठीक किया जा सकता है। अब देखिए, स्वस्थ जीवन शैली, सही खान-पान और नियमित व्यायाम और धूम्रपान एवं शराब से दूर रहकर कैंसर के खतरे को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अब देखिए, जागरूकता और सही जानकारी ही इस बीमारी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। यदि किसी व्यक्ति में कैंसर के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो तुरंत चिकित्सा परामर्श लें और समय पर जांच कराएं। अब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर कैंसर डिजीज़ अगर हो गई है किसी को, तो उसको तुरंत जांच कराना चाहिए, उसके निदान के बारे में सोचना चाहिए, किसी भी एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए, या नज़दीकी अस्पताल में इसकी बारे में जानकारी आपको अर्जित करनी चाहिए कि कौन से स्टेज का कैंसर है, 0 स्टेज का है, 1 स्टेज, 2 स्टेज का है, 3rd स्टेज का है या 4th स्टेज का है। अब 4th स्टेज का है तो सबसे ज़्यादा घातक जो है 4th स्टेज है। अब इसमें 3rd स्टेज है, 3rd स्टेज में उतना घातक नहीं है जितना 4th स्टेज है। अब ये तो चरण की बात है, अब उसमें 0 स्टेज होगा वही जो है सबसे ज़्यादा कमज़ोर स्टेज होगा, उसमें आप उसको ख़त्म कर ले गए तो डिजीज़ आपको हो ही नहीं पाएगी। लेकिन अगर जो है वो बढ़ के जो है 3rd स्टेज या 4th स्टेज में चली गई है, तो उसको रोकना एक असंभव टाइप का हो जाएगा, अगर जो है किसी एक्सपर्ट की या जो है उसके निदान के बारे में नहीं सोचा। तो मरीज की मृत्यु भी इस डिजीज से हो सकती है। तो अगला टॉपिक देखा जाए। अब देखिए, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। अब ये जो टॉपिक है, इसमें ड्रग और शराब का दुरुपयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है इसका। अब ड्रग और शराब का दुरुपयोग तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोग। अब ड्रग और शराब का दुरुपयोग कैसे हो रहा है? एक गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य समस्या है, जो व्यक्तियों को, परिवार और समाज का पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि रास्ते पे चल रहा शराबी, उसको सब लोग गालियां देते हैं, और ड्रग एडिक्टेड, वो तो खुद ही में मसरूफ रहता है, उसको तो बाहरी जीवन की कोई भनक भी नहीं पड़ती है। ये सारी चीजें उसको पारिवारिक या व्यक्तित्ववाद में उसको, या उसकी अभिव्यक्तियों को, या उनकी प्रतिष्ठा को जो है समाज की नज़र में धुंधल कर देती है। अब देखिए, इससे व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक सेहत के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी बिगड़ जाती है। अब देखिए, दुरुपयोग अब्यूज का अर्थ है किसी भी वस्तु का अनुचित या हानिकारक तरीके से उपयोग करना। जब लोग नशीली दवाओं और शराब का अत्यधिक सेवन करते हैं या करने लगते हैं, तो यह जो है उनकी जिंदगी के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करने लगता है। जैसे देखिए, ड्रग अब्यूज। अब इसमें क्या है? ड्रग अब्यूज में ड्रग का दुरुपयोग तब होता है जब व्यक्ति कानूनी या अवैध नशीली पदार्थों का उपयोग करता है।
और उनका सेवन आवश्यकता से अधिक और नियमित रूप से करता है। इसका परिणाम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है। अब देखिए कॉमनली एब्यूज ड्रग्स, ये क्या है? अब कॉमन एब्यूज ड्रग्स में बहुत सारी ड्रग्स आती हैं। अब इस चित्र में आपको जितनी प्रकार की नशीली वस्तुएं हैं आपको इसमें दिखाया गया है। जैसे इसमें मॉर्फिन है। अब इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये क्या है। अब देखिए इसमें क्या है? कैनाबिस। अब कैनाबिस या गांजा आप बोलते हो, ठीक है। गांजा के बारे में आपने सुना होगा। तो गांजा क्या है? भांग या मैरिजुआना ने या मैरिजुआना के रूप में जाना जाता है। इसका प्रभाव व्यक्ति के मानसिक संतुलन को बिगाड़ता है और लंबे समय तक सेवन से स्मृति क्षमता में कमी आती है। अब देखो हीरोइन क्या है? हीरोइन यह एक अत्यधिक नशीली और अवैध ड्रग है। इसका सेवन व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। नशीली चीजें हैं तो शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों में नुकसान ही पहुंचाएंगी। अब देखिए इसमें क्या है? कोकीन। अब कोकीन क्या करेगा इसमें? कोकीन एक शक्तिशाली और उत्तेजक पदार्थ है। क्या है? क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। अब देखिए जो व्यक्ति को अस्थायी रूप से अत्यधिक ऊर्जा और खुशी का एहसास देता है, लेकिन इसका अत्यधिक सेवन हृदय पर बुरा प्रभाव डालता है और मानसिक रोग उत्पन्न करता है। अब कई सारे डिजीजेज हैं, देखिए। अब देखिए ये तो ड्रग्स हैं। तो एम्फेटामाइंस में क्या होगा इसमें? यह सामान्यतः स्पीड कहा जाता है। यह मानसिक और तंत्र को उत्तेजक करता है या उत्तेजित करता है, जिससे व्यक्ति अस्थायी रूप से सतर्कता महसूस करता है। अब देखिए एलएसडी क्या है? यह एक अवैध और शक्तिशाली हेलुसिनेशन या हेलुसिनिक ड्रग है जो मानसिक हेलुसिनेशन ड्रग है जो मानसिक भ्रम और आंतरिक अनुभवों को बढ़ा देता है। अब देखिए बेंजोडाइज़ोपाइन्स क्या है? यह दवाओं का एक समूह है जो तनाव, चिंता या अनिद्रा के इलाज में उपयोग होता है, जिसे नींद नहीं आती है। अब देखिए लेकिन इसका गलत तरीके से उपयोग व्यक्ति में नशे की लत उत्पन्न करता है। अब देखिए इफेक्ट ऑफ ड्रग एब्यूज, शारीरिक प्रभाव। ड्रग का अत्यधिक सेवन शरीर के विभिन्न अंगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और इससे दिल, फेफड़े, लीवर और किडनी पर बड़ा दबाव पड़ता है। हीरोइन और कोकीन जैसी ड्रग का सेवन हृदयघात, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। मानसिक प्रभाव। ड्रग का सेवन मानसिक के कार्य को प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति भ्रमित हो सकता है, अवसाद में जा सकता है या उसके मानसिक बीमारियां हो सकती हैं। लंबे समय तक सेवन के मानसिक विकार जैसे कि सिजोफ्रेनिया और डिप्रेशन हो सकते हैं। सामाजिक प्रभाव क्या होगा इसमें? अब देखिए ड्रग का सेवन व्यक्ति के सामाजिक संबंधों को बिगाड़ता है और वह परिवार, दोस्तों और समाज से कटने लगता है और अकेलेपन महसूस करता है। ड्रग के नशे में व्यक्ति का आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखिए आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा? ड्रग की लत के कारण व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को बर्बाद कर सकता है। वह अपनी आय का बड़ा हिस्सा नशे की सामग्री पर खर्च करने लगता है और कर्ज में डूब जाता है। अल्कोहल एब्यूज क्या है? शराब का दुरुपयोग कैसे किया जाएगा इसमें देखिए। अब इसमें शराब का अत्यधिक और नियमित सेवन भी स्वास्थ्य और सामाजिक समस्याओं का कारण बनता है। यह एक मनोसक्रिय पदार्थ साइकोएक्टिव सब्सटेंस है जो मानसिक के कार्यों को प्रभावित करता है और व्यक्ति को अस्थायी रूप से नशे में
कर देता है। अब देखिए इफेक्ट ऑफ एल्कोहल अब्यूज, शारीरिक प्रभाव क्या पड़ेगा। अत्यधिक शराब पीने से लीवर, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर और पाचन तंत्र में समस्या हो सकती है। शराब का लगातार सेवन पाचन तंत्र, फेफड़े और अन्य अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। यह मानसिक की कोशिकाओं को नष्ट करता है, जिससे व्यक्ति को सोचने समझने की क्षमता में गिरावट आ सकती है। मानसिक प्रभाव, शराब के नशे में व्यक्ति अस्थायी रूप से चिंताओं और तनाव से छुटकारा महसूस कर सकता है, लेकिन लंबे समय में इससे अवसाद, चिंता और मानसिक अस्थिरता की समस्या हो सकती है। शराब के दुरुपयोग से व्यक्ति का निर्णय लेने की क्षमता और आत्म-निर्णय कमजोर हो जाता है, जिससे दुर्घटनाएं और हानिक व्यवहार को हो सकता है। अब देखिए सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा इसमें। शराब के नशे में व्यक्ति असामाजिक व्यवहार करने लगता है, जैसे कि घरेलू हिंसा, सड़क दुर्घटनाएं और अपराध। अब देखिए सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंस, मित्रों या परिवार के सदस्यों के बीच शराब और ड्रग का सेवन करने से व्यक्ति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इस समूह में शामिल होने और दूसरों के दबाव के कारण व्यक्ति नशे का आदी हो सकता है। अब देखिए लैक ऑफ सेल्फ स्टीम, आत्म सम्मान की कमी और जीवन में उद्देश्य की कमी के कारण व्यक्ति नशे का सहारा लेता है। अब देखिए जेनेटिक्स, अब कुछ मामलों में व्यक्ति को नशे की लत परिवार से मिल सकती है। यदि परिवार में किसी को ड्रग या शराब की लत है तो उसे सदस्य में इस लत के शिकार हो सकते हैं। अब देखिए ट्रीटमेंट फॉर ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज। अब देखिए इसमें क्या है, मनोचिकित्सा, साइकोथेरेपी, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा जैसी कि संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा सीबीटी और समूह चिकित्सा ड्रग और शराब की लत से निपटाने में मदद करती है। अब देखिए पुनर्वास केंद्र, अब देखिए रिहैबिलिटी सेंटर, रिहैबिलिट सेंटर, रिहेबिलिटी सेंटर में क्या होगा, पुनर्वास केंद्रों में नशे की लत से ग्रसित लोग को शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक करने के लिए उपचार और समर्थन प्रदान किया जाता है। अब देखिए फैमिली एंड सोशल सपोर्ट, इसमें क्या होगा, परिवार और सामाजिक समर्थन नशे से उबारने वाले व्यक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हें सही मार्गदर्शन और मानसिक समर्थन की जरूरत होती है। अब देखिए मेडिकल ट्रीटमेंट, कुछ मामलों में दवाओं के माध्यम से नशे की लत से छुटकारा दिलाने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि नशे की लत को कम करने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन और अन्य दवाओं का उपयोग किया जाता है। अब देखिए निष्कर्ष कंक्लूजन्स, इसमें क्या है, ड्रग और शराब का दुरुपयोग व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर सकता है और इसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्परिणाम होते हैं। इससे बचने और इसे रोकने के लिए जागरूकता, सही शिक्षा और समय पर उपचार आवश्यक है। परिवार और समाज का सहयोग, उचित चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करके नशे की लत से छुटकारा पाया जा सकता है।